कैबिनेट सचिव एवं कैबिनेट सचिवालय की उत्पत्ति कैसे हुई? कैबिनेट सचिव की नियुक्ति कौन करता है? कैबिनेट सचिवालय को किस नियम के तहत कार्य आवंटित किए गए हैं? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कैबिनेट सचिव एवं कैबिनेट सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे। कैबिनेट सचिव एक पद का नाम है, जबकि कैबिनेट सचिवालय एक कार्यालय है, अर्थात एक ऑफिस है। अब बात करें कि कैबिनेट सचिव एवं कैबिनेट सचिवालय क्या होता है, इसे जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्गम कैसे हुआ, इसका ओरिजिन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इन सब बातों को जानते हैं। तो बात करें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत सरकार में विभागीय प्रणाली अर्थात पोर्टफोलियो सिस्टम को अपनाने से पहले सभी सरकारी कार्य गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है विभागीय प्रणाली। जब अलग अलग विभाग को मंत्रिमंडल के अलग अलग सदस्यों में बांट दिया जाता है तो उसी प्रक्रिया को विभागीय प्रणाली कहा जाता है और उसे इंग्लिश में पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। और इसी प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। तो क्या है कि भारत सरकार में इस विभागीय प्रणाली को अपनाने से पहले ब्रिटिश भारत में सभी सरकारी कार्य गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा किया जाता था, अर्थात गवर्नर जनरल के परिषद के द्वारा किया जाता था। और गवर्नर जनरल के जो ये परिषद होते थे, यह संयुक्त सलाहकार बोर्ड के रूप में कार्य करते थे, अर्थात कि किसी भी कार्य को ये परिषद संयुक्त रूप से कार्य करते थे। फिर बात करें कि जैसे जैसे सरकार के कार्य में वृद्धि होती गई, उस कार्य में जटिलता जैसे जैसे बढ़ती गई, तो तब जाकर अलग अलग विभाग को इस परिषद के सदस्यों में बांट दिया गया। इस परिषद के जो भी अलग अलग सदस्य थे, तो अलग अलग सदस्यों में अलग अलग विभागों को बांट दिया गया। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले को ही गवर्नर जनरल एवं परिषद के द्वारा संयुक्त रूप से निपटाया जाता था। फिर बात करते हैं कि भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा इस प्रक्रिया कहने का मतलब कि परिषद के सदस्यों को जो अलग अलग विभाग बांट दिया गया, तो इस प्रक्रिया को वैध बना दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, अर्थात इस प्रक्रिया को मान्यता प्रदान किया गया इस अधिनियम के द्वारा। और किसके कार्यकाल के दौरान? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। जिससे क्या हुआ कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई एवं कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई। कार्यकारी परिषद या फिर कार्यकारिणी परिषद भी कहा जाता है। तो इसी अधिनियम के द्वारा इस प्रक्रिया को मान्यता प्रदान किया गया और क्या हुआ, तब जाकर विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई। तो चलिए अब बात करते हैं कि वायसराय के जो निजी सचिव होते थे, तो वो कार्यकारी परिषद के सचिवालय का प्रमुख होते थे। मतलब कि कार्यकारी परिषद के जो सचिवालय होते थे, तो उस सचिवालय के प्रमुख कौन होते थे उस समय? तो वायसराय के निजी सचिव होते थे। लेकिन ये जो निजी सचिव थे वह इस परिषद की अर्थात कार्यकारी परिषद की बैठकों में भाग नहीं लेते थे, उसमें शामिल नहीं होते थे। कार्यकारी परिषद के सचिवालय के प्रमुख भले ही थे, लेकिन कार्यकारी परिषद के बैठक में वह भाग नहीं लेते थे। तो फिर बात करें कि भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने सर्वप्रथम कार्यकारी परिषद की बैठकों में
अपने निजी सचिव को शामिल करने की प्रथा का प्रारंभ किया। अर्थात सर्वप्रथम किस वायसराय ने अपने निजी सचिव को कार्यकारी परिषद में भाग लेने की प्रथा को शुरू किया? तो वह थे लॉर्ड विलिंगडन। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यह प्रथा जारी रहा और फिर नवंबर 1935 में वायसराय के निजी सचिव को कार्यकारी परिषद के सचिव का अतिरिक्त पदनाम दे दिया गया। मतलब क्या था कि अब तक क्या हुआ कि अब तक जो वायसराय के जो निजी सचिव थे तो वो तो कार्यकारी परिषद के सचिवालय के प्रमुख होते थे, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्हें उस परिषद में भाग लेने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि नवंबर 1935 में वायसराय के उसी निजी सचिव को कार्यकारी परिषद के सचिव का भी पद सौंप दिया गया। मतलब एक ही व्यक्ति दोनों पद को ग्रहण कर रहे थे, वह निजी सचिव भी होते थे और कार्यकारी परिषद के भी सचिव होते थे। लेकिन क्या हुआ कि इन पदों को बाद में अलग कर दिया गया और एक अलग सचिव को कार्यकारी परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जो वायसराय के निजी सचिव से अलग था। फिर क्या हुआ कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इसी अंतरिम सरकार के द्वारा 5 सितंबर 1946 को इस कार्यालय के नाम में परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करते हुए कार्यकारी परिषद के सचिवालय का नाम कैबिनेट सचिवालय रखा गया, और जबकि कार्यकारी परिषद के सचिव का नाम कैबिनेट सचिव रखा गया। तो इस तरह से कैबिनेट सचिव एवं कैबिनेट सचिवालय की उत्पत्ति हुई। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कैबिनेट सचिव के बारे में। कैबिनेट सचिव, जिसे मंत्रिमंडल सचिव या फिर संसदीय सचिव भी कहा जाता है, और इसे ही इंग्लिश में कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कैबिनेट सचिव पद का सृजन कब किया गया था? तो वह 1950 में किया गया था। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वह प्रधानमंत्री करता है। तो केंद्र में कैबिनेट सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, जबकि राज्य में कैबिनेट सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। लेकिन अभी हम यहाँ केंद्र की बातों को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अभी हमारा ध्यान इसी पर फोकस रहेगा। तो केंद्र में कैबिनेट सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। कैबिनेट सचिव का जो कार्यकाल होता है वह अधिकतम 4 वर्ष का होता है। फिर बात करें कि कैबिनेट सचिव का जो पद है यह एक उच्च सरकारी पद है, अर्थात जितने भी सरकारी पद हैं उन सभी में से यह सबसे सर्वोच्च पद है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार में या भारत सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। यानी नागरिक का जो सेवा करने वाला जो अधिकारी होता है उन सब में सबसे यह सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता है। और इसे हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि कैबिनेट सचिव भारत सरकार के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं, सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। फिर बात करते हैं कि इनका जो प्रमुख कार्य क्या है, तो वह है कि कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री को संसदीय कार्यों में सहायता करना। अब बात करते हैं कि कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख एवं सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो यह जो कैबिनेट सचिवालय है इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो वह कैबिनेट सचिव होता है, और उसके साथ साथ यह सिविल सर्विसेज बोर्ड या फिर हम कहें कि सिविल सेवा बोर्ड का यह पदेन अध्यक्ष भी होता है। फिर बात करते हैं कि कैबिनेट सचिव का जो पद है तो यह एक लाभ का पद है, अर्थात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। और फिर यहाँ पर हम एक बात यह भी जान लेते हैं कि लाभ के पद का निर्णय कौन लेता है, कि अर्थात कौन सा पद लाभ का पद है और कौन सा पद लाभ का पद नहीं है। तो इसका निर्णय अनुच्छेद 102 के 1 के तहत केंद्र में संसद
और अनुच्छेद 191 के 1 के क के तहत राज्यों में विधानमंडल लेता है। ठीक है, तो इसका निर्णय केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल करता है। फिर बात करते हैं कि प्रथम कैबिनेट सचिव कौन थे, तो वह थे NR पिल्लई। जबकि वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है भारत के, तो वो है राजीव गौबा। तो यह तो था कैबिनेट सचिव के बारे में। अब बात करते हैं कैबिनेट सचिवालय के बारे में। तो कैबिनेट सचिवालय को मंत्रिमंडल सचिवालय या केंद्र का या कैबिनेट सचिवालय की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसे केंद्रीय सचिवालय भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि यह जो कैबिनेट सचिवालय होता है तो यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है, तो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। और इस कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, हम लोग अभी पढ़ भी चुके हैं, तो यह कैबिनेट सचिव होते हैं इसके प्रशासनिक प्रमुख। अब बात करते हैं कि भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय अर्थात कैबिनेट सचिवालय, उसे ही मंत्रिमंडल सचिवालय भी कहा जाता है, तो 1961 के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय को आवंटित कार्य में शामिल है। कहने का मतलब यह हुआ कि मंत्रिमंडल सचिवालय को जो कार्य आवंटित किया गया है तो वह किस नियम के तहत, तो भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत इन्हें कार्य सौंपा गया है। तो जो कार्य इन्हें दिया गया है उस कार्य में क्या क्या शामिल है, तो आइए इसे देख लेते हैं। तो पहला है कि मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालयी सहायता प्रदान करना, और दूसरा कार्य संचालन नियम अर्थात कार्य के नियम के बारे में इन्हें कार्य आवंटित किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यह जो पहला पॉइंट है कि मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालयी सहायता प्रदान करना, तो वही पॉइंट यहाँ देखिए लिखा गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल समितियों को दी जाने वाली सचिवालयी सहायता में क्या क्या चीज़ शामिल है। ठीक है, किन किन कार्यों को शामिल किया गया है इसमें, तो इसमें कुल 6 तरह के कार्य को शामिल किया गया है। क्या क्या है, आइए इसे देखते हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल और इसकी समितियों की बैठक बुलाना। तो यह कौन बुलाता है, तो वह मंत्रिमंडल सचिवालय बुलाता है। किसके आदेश पर, तो प्रधानमंत्री के आदेश पर यह मंत्रिमंडल और उसकी समितियों की बैठक को बुलाता है। दूसरा पॉइंट है कि मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है। तो कार्य सूची कहने का मतलब एजेंडा, उसे इंग्लिश में एजेंडा कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए यह एजेंडा तैयार करता है कौन, तो मंत्रिमंडल सचिवालय, और तैयार करने के बाद उस एजेंडे को परिचालित करने का भी कार्य करता है। परिचालित करने का मतलब हुआ कि उसे वितरित करना, उसे प्रसारित करना। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि कार्य सूची में शामिल मामलों से संबंधित कागजात परिचालित करना। तो यहाँ देखिए अभी आप कार्य सूची के बारे में पढ़े जो जिसे एजेंडा भी कहा जाता है, तो वही तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कि कार्य सूची में शामिल जो भी मामले हैं तो उस मामले से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी कागजात हैं, तो उसे वितरित करना भी इसका कार्य होता है। फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि विचार विमर्शों का रिकॉर्ड तैयार करना। मान लीजिए कि मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल की समितियों के द्वारा जो भी विचार विमर्श किया जाता है तो उसके रिकॉर्ड को ये तैयार करते हैं। फिर बात करते हैं पांचवें पॉइंट की कि प्रधानमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विचार विमर्शों के रिकॉर्ड को परिचालित करना। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री की जब अनुमति मिल जाती है तो अनुमति प्राप्त करने के बाद जो भी विचार विमर्श लिया गया है तो उस विचार विमर्श के रिकॉर्ड को वितरित करना इसका कार्य है। अब बात करते हैं छठे कार्य की, तो वह है कि मंत्रिमंडल और इसकी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना। तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिमंडल की समितियों के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं, ठीक है, तो उस निर्णय के द्वारा
वह कार्य सही रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसकी निगरानी रखने का कार्य कौन करता है? तो वह मंत्रिमंडल सचिवालय अर्थात कैबिनेट सचिवालय करता है। अब देखिए यहाँ नोट करके लिखा गया है एक बात कि वह यह है कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट सचिवालय मंत्रिमंडल की बैठकों के कागजात का या दस्तावेज का अभिरक्षक कौन है? तो वह मंत्रिमंडल सचिवालय होता है। तो देखिए अभिरक्षक कहने का मतलब कि उसकी सुरक्षा कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठकों के जो भी कागजात हैं, जो भी दस्तावेज हैं, उसका सुरक्षा कौन करता है, उसकी देखरेख कौन करता है? तो वह मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। अब चलिए बात करते हैं कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट सचिवालय के अन्य कौन कौन से कार्य हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले अन्य कार्य की बात करें तो यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को सभी मंत्रालयों या विभागों की प्रमुख गतिविधियों के बारे में उन गतिविधियों के मासिक सारांश के माध्यम से अवगत कराना इनका अन्य कार्य है। तो आइए इसे फिर से समझते हैं कि यहाँ क्या लिखा गया है। देखिए क्या कहा गया यहाँ पर कि मंत्रिमंडल सचिवालय जो होते हैं तो वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को सभी मंत्रालयों या विभागों की प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराते हैं। लेकिन माध्यम क्या होता है? तो उन गतिविधियों के मासिक सारांश के माध्यम से, यानी संक्षेप में जो है, मतलब महीने में जो भी गतिविधि की गई तो उसे शॉर्ट में यानी उसी माध्यम से उन्हें अवगत कराया जाता है। कैबिनेट सचिवालय का अन्य दूसरा कार्य है कि यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है अर्थात तालमेल बनाए रखता है। अब चलिए बात करते हैं दो अलग अलग पॉइंट के बारे में कि पहला पॉइंट है कि भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 और भारत सरकार कार्यकारण नियम 1961 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के 3 के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो अनुच्छेद 77 के 3 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जब मंत्रिपरिषद को पढ़ रहे थे, तो उसी अनुच्छेद 77 के 3 के अंतर्गत इस दोनों अधिनियम को बनाए गए हैं। और इसी अधिनियम, यही कार्य आवंटन नियम के तहत जो है अभी हम लोग देखें कि कैबिनेट सचिवालय को कुछ कार्य आवंटित किए गए हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं कि यह कार्य आवंटन नियम, इससे तो हम यह समझ गए कि जो कार्य का आवंटन किया गया है, ठीक है। लेकिन यह जो कार्यकारण नियम है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार में कार्य को निपटाने के लिए, कार्य को जल्दी से निपटाने के लिए भारत सरकार कार्यकारण नियम 1961 बनाया गया है, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं कि अगले पॉइंट की कि भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 की प्रथम अनुसूची में, इस पहले वाले नियम की बात हो रही है, तो इस कार्य आवंटन नियम की प्रथम अनुसूची में कैबिनेट सचिवालय, मंत्रालयों या विभागों एवं कार्यालयों से संबंधित प्रावधान किया गया है। जबकि इसी कार्य आवंटन नियम की दूसरी अनुसूची में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों को आवंटित किए गए कार्यों को सूचीबद्ध किया गया, अर्थात इनसे संबंधित प्रावधान किया गया है। तो यही था कैबिनेट सचिव एवं कैबिनेट सचिवालय। थैंक यू।